संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंधन रेलवे अंचलों के लिए संसद की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन संसदीय राज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा का संशोधित है? योजना आयोग की जवाबदेही सदस्य के प्रति है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संसदीय न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। न रहने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसका प्रभाव वही होगा जो संसद विधि द्वारा बनाती है, लेकिन संसद के सत्र में आने के 6 महीने पर इसका अनुमोदन जरूरी होता है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद लोकसभा चुनाव के मामलों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जन्मजात राशि क्रमशः 15,000 रुपये और 7,500 रुपये। प्रश्नकाल के समय सामान्य वर्ग 15,000 रुपये, अनुसूचित जनजाति 75,000 रुपये। वर्तमान में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 और तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 जन्मजात राशि है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सामान्य लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल उद्घोषणा समाप्त होने पर 6 महीने अधिक नहीं रहेगा। परंतु वास्तव में इस परिस्थिति को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। संघ एवं राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित नीति से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशासन करता है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित भारत की समेकित नीति से राज्यों को राजस्व की सहायता देने वाले सिद्धांतों के लिए अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से प्राप्त होने वाले अनुदानों से संबंधित अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। योजना आयोग का यह दायित्व होता है कि वह देश की उपलब्ध संसाधनों एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा एवं इसका निर्माण करे। इस प्रकार तैयार की गई रूपरेखा का अंतिम अनुमोदन 1952 में गठित राष्ट्रपति विकास परिषद करता है।
न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्य की समेकित निधन से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा विधित निर्धारित किए जाते हैं। यह राज्य की समेकित निधि पर भारित होगा। निर्वाचन आयोग राज्यसभा मुख्य भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जिनका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। 2 और 3 अनुच्छेद 324 अनुच्छेद के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय पर नियत करके बनेगा। अनुच्छेद 324 5 संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्त एवं प्रदेशित आयुक्त की शर्तों तथा पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति के नियम द्वारा अवधारित करे। पंचायती राज व्यवस्था एवं संविधान संशोधन अनुसूची भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः निर्वाचन किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। 44वां 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। 1978 में जनता सरकार आने पर 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक बार विधेयक को यदि आवश्यक हो तो अपने सुझाव सहित वापस करने का अधिकार दिया गया है, परंतु यदि पूर्ण विधेयक को वापस राष्ट्रपति को भेजा गया तो उसे अनुमति देना अनिवार्य होगा। अर्थव्यवस्था की विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था विकासशील देश को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पूर्व एशिया बीच संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए किसी प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी भी देश में विदेशी निवेश को दो प्रारूप होते हैं। प्रत्येक विदेशी निवेश एवं पोर्टफोलियो निवेश। प्रत्येक विदेशी निवेश में निवेश पूंजी का सीधे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के साथ साथ तकनीकी ज्ञान, मशीनरी एवं पूंजीगत वस्तु भी लेते हैं, जबकि पोर्टफोलियो निवेश में सिर्फ मुद्रा निवेश होती है। अतः विकासशील देश की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही उचित प्रतीत होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी, विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, वित्त पोषण, बीमा, भूमि भवन तथा व्यवसाय सेवा। इन क्षेत्रों का साधन लागत पर निव्वल घरेलू उत्पादक जीडीपी के लिए स्थिर कीमतों पर शतदान का घटता क्रम है।
1,3,2,4 वर्ष 2004 में जीडीपी में विभिन्न देश क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार था। तृतीय क्षेत्र 49.46%, प्राथमिक क्षेत्र 26.10 10%, द्वितीय क्षेत्र 24.44%। संसाधन लागत पर जीडीपी के लिए स्थिर कीमतों पर अंशदान का घटता क्रम इस प्रकार था: कृषि, वाणिज्य, मत्स्यिकी, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, विनिर्माण, वित्तीय पोषण, बीमा, भूमि, भवन एवं व्यवसाय सेवाएं। किसी देश के ऋण में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि उसके बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के ऋण लेना पड़ता। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज चुकाने के लिए ऋण लिया जाने लगे तो वह देश के ऋण जाल में फंसा देश कहलाता है। सितंबर 2021 में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत पर 43.32 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम वर्ष 2001 में आयोजित किया गया है। शंघाई में एशिया पैसिफिक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन फोर्स की स्थापना नवंबर 1989 ईस्वी में तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री बॉम्बे हॉक के द्वारा हुई थी। हिमालय में एंडीज तक एवं न्यूजीलैंड से कर्नाटक तक विस्तृत क्षेत्र में फैले विश्व की बड़ी एवं विस्तार मुख्य अर्थव्यवस्थाओं वाले प्रमुख राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इसकी सदस्य संख्या 21 है। इसका सचिवालय सिंगापुर में है। इसका सम्मेलन वर्ष 2001 में शंघाई में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में एपीईसी का वार्षिक सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित होगा। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2000 के अंत में 158 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2001 के अंत में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य उधार और एनआरआई जमा पूंजी में वृद्धि के कारण मार्च 2001 के दौरान विदेशी ऋण वृद्धि में योगदान वाणिज्य उधार 19,074 रुपया 1,90,074 रुपया एनआरआई जमा पूंजी 1,35,100 1,05,437 रुपया। इस दौरान बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋण में अपेक्षाकृत ऋण नहीं हुए। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट सरकार के कल्याण योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार को दिए जाने वाले खाद्यान्नों में गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से तथा चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। राष्ट्रीय वृद्धा स्वास्थ्य पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकार राज्य सरकारों द्वारा वृद्धि और नरसिंहायों का प्रदान की जा रही राशि के अतिरिक्त केंद्र पेंशन के रूप में प्रति माह 75 रुपए दिए जाते हैं। भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार को आर्थिक कीमत की आधे से कम कीमत पर प्रति 25 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया है। 1, 2 और 3
सही है। इस 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अत्यंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निर्धनता परिवार को प्रति माह रियायती मूल्य पर 25 किलोग्राम अन्न उपलब्ध कराया जाता था। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन के रूप में 75 रुपए देना प्रावधान है। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 को आधार मानते हुए नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला अप्रैल 1998 से प्रभावित हुई है। नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में बुनियादी वस्तुओं का भारतीय महत्व 10% अंकों तक कम हो गया है। बिजली का भारतीय महत्व नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में बढ़ गया। 2 और 3 प्रश्न काल में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में कथन 2 नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में बुनियादी वस्तुओं का भारतीय महत्व 10% अंकों तक कम हो गया था और कथन 3 बिजली का भारतीय महत्व नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में बढ़ गया था सही है। कृषि उद्योग एवं व्यापार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और दो भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। भारतीय परियोजना एवं उपसंस्करण निगम लिमिटेड उद्योग मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न काल में भारतीय खनिज के धातु व्यापार निगम लिमिटेड व्यापार का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक था तथा यह भारत के लिए अत्यधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। भारतीय परियोजना एवं उपस्कार निगम लिमिटेड वाणिज्य का उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में विद्युत क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधानमंत्री की ग्राम्योदय योजना के अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम सेवा के रूप में समझा गया। विद्युत में बिना किसी ऊपर सीमा के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 14 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। इनमें से कौन सा है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 7 मूलभूत सेवा को लक्षित किया गया है जो निम्नलिखित है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, अश्रम विहीन परिवार को सार्वजनिक सहायता से भवन की उपलब्धता, पोषण, ग्रामों का सड़कों के संयोजन, गरीब परिवारों पर केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विद्युत वितरण। इस योजनागत विद्युत उत्पादन एवं वितरण में बिना किसी ऊपरी सीमा के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। अतः कथन 2 असत्य है। इस योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्न में दिए गए 3 विकल्प सही है जबकि आयोग द्वारा विकल्प सी को सही माना गया है। निम्नलिखित में से किसी एक समिति ने उद्योगों में उच्च क्षेत्रों के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास हेतु सुझाव
देने को उद्योग मंत्रालय द्वारा डॉक्टर आबिद हुसैन समिति की सिफारिश को 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया गया था। नरसिंह समिति वित्तीय सुधार से संबंधित है तथा न्यायिक समिति लघु उद्योग क्षेत्र वित्त एवं ऋणग्रहणता संबंधी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए गठित की गई थी। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित संरचना वित्तीयन से है। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। भारत के निम्नलिखित वित्त संस्थाओं पर विचार कीजिए। IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। IFCI भारतीय औद्योगिक शाखा निवेश निगम। ICICI भारत औद्योगिक विकास बैंक। IDBI राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नारवड। इन संस्था की स्थापना का सही क्रमकाल है 1, 2, 3 और 4। भारतीय उद्योग वित्त निगम IFCI की स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 को की गई। ICICI की स्थापना 1955 ईस्वी में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। IDBI की स्थापना 1 फरवरी 1966 को की गई। NABARD की स्थापना 19 जुलाई 1982। RBI के कृषि खाद्य विभाग और कृषि के पुनर्वितरण और विकास निगम के विलय द्वारा की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए की पूर्ण विनियमितता का अभिप्राय हो सकता है अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका मुख्य प्रवाह देशों के भीतर और 12 किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। इसके द्वारा किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति कार्य करना है। इसमें में से कौन कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 रुपए ये पूर्ण विनियमितता का अभिप्राय हो सकता है अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका मुक्त प्रवाह और देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। और अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। नियंत्रण अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटों और सकल उत्पादक GDP के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के रोजगार राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। इसमें से कौन से कथन सही है? 2, 3 और 4 केंद्रीय बजट में दर्शाए जाने वाले विदेशी ऋण की गणना हमेशा चालू विनिमय दरों पर की जाती है। गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी है। प्रश्नकाल से वर्तमान तक गैर योजनागत व्यय के तहत ब्याज भुगतान पर खर्च सर्वाधिक होता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 से 22 के बजट में गुप्त व्यय का 27.64% धनराशि ब्याज भुगतान के लिए खर्च की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा मदद राज्य सहायता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा में बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक के पास समय जमा टाइप्स डिपॉजिट। इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन बॉन्ड बनी है? इन 3 में शामिल है 1, 2 और 3।
भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान आपूर्ति संकेत M1, M2, M3, M4 है। M1 जनता के पास मुद्रा बैंकों की मांग जमा, RBI के पास सैन्य जमा, M2, M1 के डाकघरों की बचत बैंक जमा, M3, M1 बैंकों की कुल जमा, रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमा, M4, M3 प्लस डाकघरों के में जमा संपूर्ण जमा राशि। राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर भारत में मुद्रा प्रसार अनुमान के लिए M3 का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। M3 को बृहत मुद्रा कहते हैं। भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 29 जुलाई 1957 की गई थी। इसका मुख्यालय वियना अंतर्राष्ट्रीय में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना 1865 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ECEB बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस, फ्रांस। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। अंतर्राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास बैंक का विश्व रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। IBRD विश्व बैंक की एक संस्था के रूप में कार्य करता है। विश्व बैंक की अन्य संस्थाएं हैं IFC 1956, IDA 1960, MIGA 1988, ICSID 1966। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक विशिष्ट एजेंसी है। WIPO का मुख्यालय रोम में है। The trade related aspects of intellectual property rights एग्रीमेंट विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। WTO के न्यूनतम विकसित सदस्य के लिए TRIPS एग्रीमेंट के लागू होने की सामान्य तारीख से 20 वर्षों की अवधि के लिए एग्रीमेंट के प्रावधान को लागू करना आवश्यक नहीं है। 1 और 4 सही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के न्यूनतम विकसित सदस्य देशों के लिए TRIPS एग्रीमेंट के लागू होने की सामान्य तारीख से 20 वर्षों की अवधि के लिए इस एग्रीमेंट के प्रावधान को लागू करना अनिवार्य नहीं किया था। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है US के साथ। प्रश्नकाल में भारत के सबसे अमेरिकी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
वर्ष 2021 में आंकड़ों के अनुसार चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार देश रहा। अमेरिका के साथ व्यापार में भारत अधिनिवेश की स्थिति में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का उद्देश्य था। छठी अथवा सेनावृत्ति योजना वीआरएस से प्रकाशित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना। कर्मचारियों का पुनः प्रयोजन। इनमें से कौन से कथन सही है? एक और दो दोनों सही है। छठी या सेवानिवृत्त योजना के से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना था। कर्मचारियों का पुनः प्रयोजन करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया गया है। वर्ष 2000 से 1 के दौरान भारत के निम्नलिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार है। बम्बई शेयर बाजार। वर्ष 2001 के दौरान भारत का बम्बई शेयर बाजार में सर्वाधिक कारोबार करने वाला शेयर बाजार था। विज्ञान। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों का विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विकर्ण। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? 1 और 3। मरी मर्गर मर्ग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। इसमें से पृच्छ अस्तित्व वाहिनी जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उलट या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विवरण देखता है। वस्तु और प्रत्यक्ष के बीच की दूरी कम होने पर प्रत्यक्ष का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट वायु की परतें गर्म हो जाती है तब वही विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तन होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा की परतों से परावर्तित होता है, त्यों-त्यों वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। फलतः पर्यवेक्षक वस्तुओं का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। और लोहा का परिवेक्ष घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहा का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ये सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या पर व्याख्या की पल्लवन का नियम संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित करता है। ठोस गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अपेक्षित घनत्व वस्तु का वायु में भार समान आयतन के पानी 4 डिग्री सेल्सियस का भार लोहे का गोले पारे और तैरता है लेकिन जल में डूब जाता है। इसका कारण लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के सापेक्षिक घनत्व से कम तथा जल के सापेक्षिक घनत्व से अधिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो तरंग दूरगामी दोलहयाम वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है।
अतिचालक वाहन का पता लगाने के लिए पुलिस डॉलर के परिवर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। चूंकि परिकर्णन का विचलन अतः दीर्घ तरंगदैर्ध्य कम अपवर्तनांक वाले प्रकाश का परिकर्णन लघु तरंगदैर्ध्य अधिक n वाले प्रकाश से कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति 2.25 गुने 10 एम एस एवं निर्वात में प्रकाश की गति 3.0 10 एम एस स्पष्ट है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 गुना है। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 गलत है एवं 3 और 4 सही है। रासायनिक विज्ञान नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ए गलत है परंतु आर सही है। आदर्श तरल दैर्ध्य की आसन्नता शून्य होती है। तापमान बढ़ने पर द्रव्य की आयन घट जाती है जबकि गैसों की बढ़ जाती है। अतः तापमान में वृद्धि से ग्लिसरीन की सांद्रता कम हो जाती है। तापमान में वृद्धि से अणुओं के बीच अंतराण्विक बल में कमी आती है तथा गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभाव बढ़ जाता है। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलयक अणुओं के वाष्पन की दर को कम करता है। इसमें से विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। प्रसरण दाब अर्थात विलयन पर बाह्य दाब के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इस प्रकार कथन ए सी डी सही और डी बी गलत है। दूसरा का COC में Ca का उपचांक। तीसरा NaIH4 में Ai का उपचायांक 4 Mn2O में Mn का उपचांक 6 2H2O7 में S का उपचांक। व्याख्या किसी तत्व का ऑक्सीजन संख्या वह संख्या होती है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु को और प्रविष्टों की संख्या को बताती है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण की संख्या वह संख्या होती है जो किसी अणु या आयन
में उस परमाणु के अवयवों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाएगा। मान लिया है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल से अधिक झाग बना सकते हैं। कारण ए और आर दोनों सही हैं तथा ए बना सकते हैं क्योंकि कृत्रिम लवण बनाते हैं। मानव चिकित्सक जब एक स्किन दो लवणों को एक साथ बहुप्रभाविता दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ विश्व के कुछ भागों में विषाणु के कारण पशुओं में फैलने वाले खुरपका जाने वाले भी हो सकता है। नस्ल के पशुओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी एकाइनोड्रम्स सजीव एकाइनोड्रम के प्रमुख लक्षण इस प्रकार की विशेष क्षमता होती है। पंखतार ब्रिटिल स्टार मानव शरीर के संदर्भ में किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर बल के कारण की तुलना में
प्लाज्मा तथा 40% रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाई जाती है। आरबीसी एवं प्लेटलेट्स के केंद्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्र पाए जाते हैं। आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी का अनुपात 6.1 होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में 2-5 लाख टन मिलीलीटर पाया जाता है। संयुक्त रक्त का निर्माण लसिका पर्वत तथा अस्थि मज्जा दोनों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक संगम है? वार वालरस वालरस ऐसे जीव होते हैं जो हमेशा नर एवं मादा जोड़े के रूप में रहते हैं, जबकि भेड़िया सिंह अकेले अलग रहते हैं। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरियन और टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकते हैं। ये गलत है परंतु आर सही है। न्यूक्लियर अम्ल अल्प मात्रा में भी हमारी कोशिकाओं में डीएनए एवं आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि एमिनो अम्ल का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें बाहर से लेना चाहिए। एमिनो अम्ल का पाचन एवं अन्य क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यूक्लियर अम्ल आनुवंशिक अणुओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं तथा क्रोमोसोम जाल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विष्णु सब एकल तंतु और आरएनए अणुओं से बने होते हैं। रिएक्टरशील कोशिका वृद्धि पाई जाती है। विष्णुओं की खोज यूरोपीय वैज्ञानिक इवानकोविच ने 1992 ईस्वी में की थी। इन्हें सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। न्यूक्लियर अम्ल का द्विगुणन होता है तथा किसी जीवोक्त कोशिका में पहुंचते ही एक सक्रियता हो जाती है। इस कारण इसे सजीव कहा जाता है। विष्णु पादपों में रोग फैलता है और यह समय एकल तंतु और आरएनए अणुओं से बने होते हैं। परिणाम संचरण अभिकर्ता है जो उनकी प्रोटीन के बने होते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मंडई वन के कीट, माइट, सर्पिलियंस इत्यादि मकड़ी वंश के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुष्पमंग और जायंग अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भीमंत्राकल्पकता। कोई भी पुरुष 4 प्रकार की रूपांतरण पत्तियों का बना होता है। इसमें से बाह्य दलपुंज, पुंगम तथा जायंग होते हैं। पुल्लंग दलों से घिरा हुआ पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुंकेसरों का बना होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। जननांग पुष्प का केंद्रीय भाग होता है। ये पुष्प के मादा जननांग होते हैं। पुष्प में पुंगम एवं जायंग के अलग-अलग समय में परिपक्व होने को भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। जैव विकास के संदर्भ में शॉपों में अंगों का लोप होने को कष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से 1809 में लेप्रोमार्ड की पुष्प
लूज- लू- जूलॉजिक में उसके सिद्धांत को प्रकाशित किया गया है, जिसे लैमार्कवाद की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक, जैसे जिराफ की गर्दन, तथा कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है, जैसे सांप की पूंछ। निम्न प्रश्न में दो वाक्यांश हैं। कथन ए, हिस्कपिन से मूत्रत्याग की बराबरता बढ़ जाती है। कारणार्थ, अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। ए सही है, परंतु आर गलत है। रक्त छाने का कार्य विपरीत में होता है। लगभग 1.45 लीटर मूत्र रोज बनता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच -6 होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोकोम के कारण होता है। अल्कोहल पीने से शरीर में वेसोप्रीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शराब पीने वाला व्यक्ति बार-बार मूत्रत्याग करता है। निम्नलिखित पदकों पर विचार कीजिए। बोगनविले, कोरोनेशन, कोको, अंगूर। 1, 2 और 4 प्रवर्धित किए जाते हैं। कोक को बीज द्वारा उगाया जाता है। रोपण और करने के इसको नहीं उगाया जा सकता। कोक के प्रमुख उत्पादक उत्तरी आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया तथा ब्राजील है। अंगूर को तना रोपण द्वारा पैदा किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब इत्यादि इनके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीव में एक नई जाति को उत्पादित के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? उपरोक्त परिवर्तन। कोशिका जीवों के डीएनए एवं अनुक्रमण में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। कि नई जीनों के विकास के प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। स्तंभ की कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन विकसित के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बीजपुट अवस्था पर पूर्ण मानव स्तंभ कोशिकाओं के एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिका बीजकोशियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिका वस्तुएं अनंत काल तक स्वयं ही संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। ये सही है। बीजाणुपूर्ण अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत होता है। स्तंभ कोशिका बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिका वस्तुओं अनंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीव हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित की जा सकता है। अतः 4 कथन सही है। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी पर्यावरण। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। 1 और 4 सही है।
गेहूं की कुछ किस्में इस प्रकार है: सोनालिका प्राप्त, गिरिजा, शैलजा, अनुजन युक्त, सुजाता, जनक, जयराज, यूपी 368, यूपी 362। इसके अतिरिक्त हरित क्रांति के दौरान बीज बीज की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से गेहूं की नई किस्म विकसित की गई है। इनमें से मारूज, सोनरा 64, कल्याण तथा पीबी 18। विज्ञान प्रौद्योगिकी। भारतीय उपग्रहों और उनके पर्यवेक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो फिर एलवी का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रह के प्रदर्शन के लिए किया गया है। भारत के CGSLV के तीसरे चरण में शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेशी निर्मित शीतजनित ईंधनों का प्रयोग किया। वर्ष 2001 में छोड़े गए CAC ने अक्षीय प्रसारण और इंटरनेट सेवा को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भर पेश लोट है। 2, 3 और 4 INSA-10 श्रृंखला में सैटेलाइट भारत एवं विदेश दोनों जगहों में प्रक्षेपित किए गए थे। इस प्रश्न में दिए गए अंक 2, 3 और 4 विकल्प सही हैं। पृथ्वी उपग्रह हमेशा पृथ्वी की पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से सूर्य की ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी उपग्रह को निवेश वेग को मिल जाता है। ये गलत है लेकिन आर सही है।